और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक निवास 7RCR में अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। खबर है कि बैठक में मोदी ने मंत्रियों से 100 दिनों के एजेंडे और 10 सूत्री कार्यक्रम पर बात की। मोदी ने 100 दिन के एजेंडे में सुशासन, महंगाई, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना जैसे मुद्दे अहम तौर पर शामिल किए। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालयों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को कहा। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नई योजनाएं, पुरानी योजनाओं की खामियां, उसे दूर करने के उपायों का जिक्र होगा। कांग्रेस ने पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया है। खड़गे को पार्टी ने सर्वसम्मति से नेता चुना है। पार्टी नेता जनार्दन द्विवेदी ने इस बात की जानकारी दी। विपक्ष के नेता पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को एनडीए गठबंधन में शामिल के मिशन में बीजेपी जुटी हुई है। सूत्रों से खबर है कि जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को एनडीए गठबंधन में शामिल के मिशन में बीजेपी जुटी हुई है। सूत्रों से खबर है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात में जयललिता को गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी कल जयललिता को एनडीए और सरकार में शामिल होने का कह सकते हैं। सूत्रों से यह भी खबर है कि अगर जयललिता मोदी का प्रस्ताव मान जाती हैं तो उनकी पार्टी को 3 मंत्री पद भी दिए जा सकते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी मुखिया नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पटनायक ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की और साथ ही मांगों का एक बड़ा पिटारा भी मोदी के सामने खोल दिया। बीजेपी के 24 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पटनायक ने पीएम से मुलाकात की। पटनायक ने ओडिशा को मिनरल रॉयल्टी दिए जाने की भी मांग उठाई। मोदी ने कहा कि वो खुद गुजरात के सीएम रह चुके हैं, इसलिए राज्य की समस्याओं को समझते हैं। नवीन पटनायक ने बीजेडी में एनडीए के शामिल होने की बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पटनायक ने कहा कि बीजेडी का एनडीए में शामिल होने का कोई विचार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। इस बैठक में पटनायक ने जेटली से ओडिशा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में चांडी ने अपने राज्य के मुद्दे उठाए। पीएम ने केरल को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। साउथ ब्लॉक में मोदी के साथ वायुसेना अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की। काले धन पर गठित एसआईटी की पहली बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कैसे इस पर काम किया जाए। बैठक की अध्यक्षता जस्टिस एमबी शाह ने की, जबकि मीटिंग में उपाध्यक्ष अरिजीत पसायत समेत एसआईटी के सदस्य भी मौजूद थे। सीएम अखिलेश यादव ने बदायूं गैंगरेप मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस से लेकर तमाम विरोधी दलों ने इसकी मांग की थी। बदायूं गैंगरेप को लेकर अखिलेश सरकार कई दिनों से विरोधियों के निशाने पर है। बदायूं गैंगरेप और उसके बाद कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात को लेकर यूपी की अखिलेश सरकार पर राष्ट्रपति शासन की तलवार लटक रही है। सूत्रों के मुताबिक फैसला राज्यपाल पर छोड़ा गया है। राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर ही मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करेगी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच बदायूं गैंगरेप और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बात हुई। सीएम ने राज्यपाल को बदायूं गैंगरेप मामले में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रमुख सचिव गृह अनिल गुप्ता को पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि बदायूं रेप केस से सरकार की हो रही किरकिरी से नाराज होकर उनके ऊपर गाज गिरी है। फिलहाल अनिल गुप्ता को वेटिंग में रखा गया है। बदायूं रेप और मर्डर केस पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी ने अपनी महिला ब्रिगेड को अखिलेश सरकार के खिलाफ उतार दिया है। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा ने सीएम के दफ्तर का घेराव किया। पुलिस ने सीएम ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश कर रही महिलाओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का तक इस्तेमाल किया। इसमें कई महिलाओं को मामूली सी चोटें भी आई हैं। ये प्रदर्शन बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कमलावती सिंह की अगुवाई में हो रहा था। खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कल सुबह बदायूं का दौरा कर सकते हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ और आसपास के जिलों की महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंची थी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाहर अंबेडकर समाजवादी सभा के कार्यकर्ताओं ने बदायूं रेप केस के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए उनका पुतला फूंककर नाराजगी जाहिर की।
गृह मंत्रालय ने बदायूं रेप केस मामले में यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। चिट्ठी में रेप और मर्डर केस में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं करने पर नाराजगी जताई गई है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने बदायूं पहुंचकर गैंगरेप पीड़ित बहनों के परिवार से मुलाकात की है। रामविलास पासवान के साथ उनके बेटे चिराग पासवान भी थे। उन्होंने कहा कि वो कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वहां पर नहीं आए। वहीं रामविलास पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि वो मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। अब तक मुख्यमंत्री के नहीं पहुंचने पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि यूपी में क्या हो रहा है। जब आज तक मान लीजिए कि मुख्यमंत्री और कोई मंत्री नहीं आया है, ये दिखलाता है कि इस प्रांत में क्या हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने बदायूं रेप केस में कहा है कि मुख्यमंत्री को जिले के एसपी को भी सस्पेंड करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो डीजीपी को समन भेजकर पूछना चाहती हैं कि सूबे की पुलिस इतनी लापरवाह क्यों रही। यूपी के फिरोजाबाद में 4 बदमाशों ने एक महिला से गैंगरेप किया, उसके बाद उसे खेत में फेंककर फरार हो गए। वहीं कानपुर देहात में दबंगों ने एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर गैंगरेप किया। शिकायत करने पर पीड़ित परिजनों को पुलिस ने थाने से ही भगा दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने पीड़ित के घर वालों के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया। ग्रेटर नोएडा के जारचा इलाके में नौकरी का झांसा देकर दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी के एनटीपीसी में काम करने वाले पप्पू, नरेश और 3 लोगों ने महिला को धोखे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मथुरा में नौकरी मांगने गई एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला पेशे से टीचर है, जिसे स्थानीय इंटर कॉलेज के संचालक ने नौकरी देने के बहाने होटल में बुलाया था। यूपी के बहराइच में पुलिस चौकी के अंदर एक नाबालिग से बलात्कार की कोशिश करते रसोइये को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि एक बच्ची किसी तरह से पुलिस चौकी के अंदर पहुंच गई थी, तभी रसोइये ने उसके साथ रेप की कोशिश की। यूपी के कानपुर में गैंगरेप की कोशिश का मामला सामने आया है। विवाहिता के मुताबिक 2 लोगों ने उसके साथ रेप की कोशिश की। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी कुछ दरिंदों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला को गोली मार दी। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बस्ती में छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद उसे जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने 8 में से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एक फरार आरोपी को भी जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। वहीं पीड़ित लड़की खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेरठ में गैंगरेप पीड़ित लड़की का घर के सामने से अपहरण हो गया। घर वालों का आरोप है कि आरोपी लड़की को उठाकर ले गए। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस हिरासत से रेप पीड़ित 2 लड़कियों को उठा ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसके हाथ खाली है। यूपी के मैनपुरी में 3 सगी बहनों के गायब होने से तनाव का माहौल है। 13, 15 और 17 साल की ये लड़कियां 30 मई की रात अचानक घर से गायब हो गई थी। मैनपुरी में बहनों के लापता होने के बाद लोगों ने मोहल्ला गुलाबाग से क्रिश्चियन तिराहे तक कैंडल मार्च निकाला है। बरेली में दरिंदों की दरिंदगी की दिन दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बहेड़ी इलाके में बदमाशों ने एक लड़की को तेजाब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को बहेड़ी इलाके में लड़की का विभत्स शव मिला। पोस्टमार्टम में सामने आया कि लड़की को तेजाब पिलाने के साथ साथ रस्सी से भी उसका गला घोटा गया। मुंबई से सटे भाईंदर में गन पॉइंट पर हुए रेप की वारदात में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स पेशे से हीरे का कारोबारी बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस अभी दूसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने अपहरण के बाद लड़की के साथ गैंगरेप किया था। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने रेप के आरोप में भवन निर्माण के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। तलाकशुदा महिला की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के कोटा इलाके में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बाजार से लौट रही लड़की को बदमाशों ने रोका और घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। राजस्थान के झालावाड़ में एक नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई, जिसके परिजनों को स्थानीय विधायक ने 3 लाख रुपए की अब मदद दी है। विधायक नरेंद्र नागर ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और हालचाल जाना। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। इसका नजारा देखने को मिला यूपी के संभल में। डॉक्टर बर्क ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। हार के लिए वो इकबाल महमूद को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। विरोध को देखते हुए महमूद मंच बीच में ही छोड़कर चले गए।
संभल जैसा ही नजारा मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर चर्चा के दौरान दो पक्षों में आपस में कहासुनी होने लगी। जो मंच बोलने के लिए था वो अखाड़ा बनते बनते रह गया। संभल और मुजफ्फरनगर जैसी मारपीट की नौबत बस्ती में भी आ गई। हार पर मंथन के दौरान महाभारत जैसे हालात पैदा हो गए। हारे हुए प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने माइक छीनकर पार्टी जिलाध्यक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं औरैया में बीजेपी पार्षद को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खूब पीटा। आरोपियों ने पुलिस थाने के पास बुलाकर नेता की पिटाई की। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने एक युवक को जमकर पीटा। युवक पर कैदियों को मादक पदार्थ देने का आरोप है। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर खबर ली। हालांकि आरोपी से मारपीट करने पर पुलिस पर सवाल भी उठाए। यूपी के एटा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक ही परिवार में जमकर मारपीट हुई। परिवार की महिलाओं ने भी एक दूसरे पर पथराव किया। झगड़े की शिकायत मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। सोनिया गांधी और शाही इमाम की मुलाकात पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस सांसद असरारुल हक ने यू टर्न ले लिया है। बिहार के किशनगंज से सांसद असरारुल ने अब सफाई दी है कि उन्होंने इस मुलाकात पर कोई सवाल नहीं उठाया। तो पूछा क्या आप ये बताइए कि जो हमारी मिले थे उनसे तो वो मिलना सही था या गलत था? मैंने कहा देखिए इस सब का फैसला जो भी कुछ होता है वो लीडरशिप फैसला करती है। लीडरशिप ने जो फैसला किया वो ठीक है। दरअसल हक ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा था कि सोनिया गांधी को चुनाव से पहले शाही इमाम से नहीं मिलना चाहिए था। इसका मतदाताओं तक गलत संदेश गया। अगर आप कोई अपील जारी करना चाहते थे तो सबके लिए होनी चाहिए थी, एक खास वर्ग के लिए नहीं। शाही इमाम से मिलने की कोशिश हमारे खिलाफ गई। कांग्रेस सांसद असरारुल हक ने सोनिया शाही इमाम की मुलाकात पर सवाल उठाए तो वो पार्टी नेताओं के ही निशाने पर आ गए। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि ऐसे बयान से कांग्रेस का और नुकसान होगा। किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि वो सही बातें कर रहे हैं? क्या उनके इन बयानात से कांग्रेस अब मजबूत हो जाएगी? इस तरीके के बयानात से कांग्रेस और कमजोर होगी। जो बात कहनी है उन्हें पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए। असरारुल हक ने सोनिया और इमाम बुखारी की मुलाकात पर सवाल उठाते तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने शाही इमाम पर निशाना साधते हुए उन्हें सांप्रदायिक करार दे दिया। मैं हमेशा से इमाम बुखारी साहब को एक सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में फतवा भी दिया था। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ उनके बेटे केटी रामाराव, भतीजे टी हरीश राव और 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। चंद्रशेखर राव से पहले ईएसएल नरसिम्हन ने आज तेलंगाना के राज्यपाल पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री बनने पर के चंद्रशेखर राव को बधाई भी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तेलंगाना के विकास के लिए मेरी शुभकामनाएं। उधर टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू सीमांध्र के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 जून को शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में टीडीपी और बीजेपी को 175 सीटों में से 106 पर जीत मिली। शिवसेना और बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मच गया। शिवसेना ने जहां सीएम पद पर अपना दावा ठोका है, वहीं बीजेपी के कुछ नेता गोपीनाथ मुंडे को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे होंगे। राउत ने जोर देकर कहा कि ये पहले से ही तय है कि बीजेपी का पीएम होगा और शिवसेना का सीएम। आने वाले चुनाव के जब नतीजा आएगी तो सरकार शिवसेना बीजेपी की बनेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। किसी भी हालत में आने वाले सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी ने करना चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र में लिखा गया है कि बीजेपी नेता ने राज्य में सीएम की कुर्सी पाने के लिए उधार और ब्याज का धंधा शुरू कर दिया है। राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अब ये खेल शुरू हो गया है। दरअसल सामना में बीजेपी पर यह निशाना तब साधा गया जब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे दिल्ली 3 महीने के लिए गए हैं। 3 महीने के बाद मुंडे को ब्याज के साथ वसूल करेंगे, यानी कि वापस बुलाएंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार किया गया। अब्दुल सत्तार को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे मंत्री पद छोड़ सकते हैं। पार्टी ने कुछ वरिष्ठ नेताओं से इलाके में घूमने और चुनाव की तैयारियों में जुटा है। इसी निर्देश पर राणे मंत्री पद छोड़ सकते हैं।
केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत देते हुए बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर को 23 रुपये 50 पैसे सस्ता कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया। पटना राजभवन में राज्यपाल ने 14 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले 20 मई को सीएम जीतन राम के साथ 17 मंत्रियों ने शपथ ली थी। कैबिनेट विस्तार की खास बात यह रही कि मंत्रिमंडल में शामिल की गई बीमा भारती मंत्री पद की शपथ लेते समय शपथ भी ठीक से नहीं पढ़ पाई। रुपौली से विधायक बीमा भारती 10वीं पास भी नहीं है। वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी के प्रवक्ता पद से ही इस्तीफा दे डाला। बताया जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाराज थे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी और उनके परिवार के सदस्यों को जो पहले सुरक्षा मिलती थी वैसी ही रहेगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने एसपीजी को पत्र लिखकर कहा था कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों को हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सामान्य सुरक्षा जांच से छूट वापस ले ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा की। वो भस्म आरती में भी शामिल हुए और पंचामृति अभिषेक भी किया। दिल्ली के विनोदनगर इलाके में बीजेपी की जीत पर एक पार्टी का आयोजन किया गया। आयोजन में ईस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद महेश गिरी शामिल हुए। ईस्ट दिल्ली से सांसद महेश गिरी को उनकी शानदार जीत पर किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी कदम सिंह ने और निगम पार्षद सरला चौधरी ने तलवार भेंट करते हुए पगड़ी पहनाई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक दाऊद इब्राहिम दिल्ली पर आतंकी हमले की फिराक में था। साजिश रचा था और इसी मकसद से दाऊद के करीबी टाइगर मेमन ने आईएसआई के अफसरों से मुलाकात भी की थी। 93 मुंबई बम धमाका के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मेमन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी भेजा। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जल बोर्ड के पानी की सप्लाई बंद होने से लोग परेशान हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पानी को लेकर महिलाओं में मारपीट शुरू हो गई। मुंबई के कई इलाकों में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बीएमसी के मुताबिक मरम्मत की वजह से पवई और सहार के बीच में पानी की सप्लाई सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे तक बंद रही। मुंबई के कोलाबा, चर्चगेट, नरीमन पॉइंट, नेमीनगर, चंदनबाड़ी, गिरगांव में वाटर सप्लाई बंद है। लोअर परेल, काला चौकी, धोबीघाट, महालक्ष्मी, पेडर रोड, मध्य मुंबई में भी वाटर सप्लाई पर असर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोगों को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना अब शुरू हो गए हैं। फॉर्म भरने के लिए छात्र छात्राओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। जल्दी ही कार की अधिकतम रफ्तार 880 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। कैलिफोर्निया के 2 इंजीनियर इस खास कार पर काम कर रहे हैं। आईटी कंसल्टिंग कंपनी एसएपी के फॉर्मर बोर्ड मेंबर विशाल सिक्का का इंफोसिस का नया सीईओ बनना लगभग तय माना जा रहा है। भोपाल में एक साथ 50 मोटरसाइकिल्स में आग लग गई। देखते ही देखते बाइक्स आग की चपेट में आ गई। दरअसल जहां पर सभी बाइक्स खड़ी हुई थी उसी के पास कचरा जलाया गया था और कचरे से निकली चिंगारी से बाइक धू-धू कर जलने लगी। कर्नाटक के गुलबर्ग में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग जख्मी हो गए। असम के कार्बी आंगलोंग में बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों ने पेड़ से गिरे आम चुराने पर एक मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट